Sit down, please sit down. ऑनलाइन वाले बच्चों अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताएं, वरना खामोश रहें। लाइए कहां तक हो गया इसके अंदर। लाओ सबसे पहले मॉड्यूल का डिस्कशन कर लेते हैं। बिगनर बॉक्स 1। बिगनर बॉक्स 1 में 7 क्वेश्चंस हैं, उनमें किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछिए। हो गए सातों? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए क्या? तो फिर एक्सरसाइज 1 में बोलिए। अगर आपको कोई पूछना हो क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। 8 When light of wavelength lesser than 6000 angstrom is incident on a metal, electrons are emitted. देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि जब 6000 से कम की वेवलेंथ होती है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। तो इसका मतलब क्या बन गई? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है ना? बस वर्क फंक्शन आ जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय 6000। 3 जीरो कट के यहां पॉइंट आ गया। 6 2 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और The graph show variation of current in two photocells. Same frequency गिर रही है. Which of the following is correct? Conclusion. Cathode of two. ये आइंस्टीन इक्वेशन से होएगा। इसमें आइंस्टीन इक्वेशन की एप्लीकेशन लगेगी। जानते हो क्या आइंस्टीन इक्वेशन? जानते हो? मैं बता देता हूं। देखिए आइंस्टीन इक्वेशन है EV नॉट इक्वल्स टू H न्यू माइनस फाइ नॉट। अब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ए और बी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है। अब आप देखिए ग्राफ के अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम आ रहा है। तीन ही तो वेरिएबल हैं, तीन में से दो वेरिएबल कांस्टेंट है, मतलब सेम है, तो इसका मतलब है कि वर्क फंक्शन भी सेम होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि जो मटेरियल है फोटो कैथोड जो है उसके मटेरियल कैसे सेम है कि डिफरेंट है। वर्क फंक्शन नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि वी नॉट और न्यू दोनों सेम है तो ऑब्वियस ही बात है फाइ नॉट भी सेम होगा। तो इसका मतलब फोटो कैथोड सेम। ठीक है ना? Cathodes of two cells are made from the same substance. The intensity of light used are different. बिल्कुल सही है। सैचुरेशन करंट डिफरेंट आ रही है ना, तो इसका मतलब इंटेंसिटी डिफरेंट है। ठीक है ना? और एक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस इन एलिमेंट ए, इट्स वर्क फंक्शन इज दिस एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा। अदर एलिमेंट। देखिए वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रिलेशन यही होता है। आपको रेशियो बना देना चाहिए फौरन। लैम्डा नॉट 2 बटे लैम्डा नॉट 1। अब फाइ नॉट 1 कितना है? 2.5। फाइ नॉट 2 कितना देखा? 5। लैम्डा नॉट 1 कितना दिया है? लैम्डा। ये आपको फाइंड करना। कर लोगे फाइंड? 11 अभी दिया नहीं बेटा, रोज ही एक ही क्वेश्चन पूछता है तू। कल भी यही पूछ रहा था। चिंता मत कर, ये क्वेश्चन जिस दिन इसका कंसेप्ट हो जाएगा ना क्लास में, मैं दावे से कह रहा हूं तू पूछेगा ही नहीं, खुद ही कर लेगा इसको। और 27 देखो, according to Einstein's photoelectric equation, the plot of kinetic energy of the emitted photoelectron from frequency। आपको काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ, बेटा आप क्या करा करो, एक एक लाइन को पढ़ा करो और लिखा करो ऐसे। क्वेश्चन को पढ़ने से कुछ नहीं होता। कल भी मैंने आपसे बात बोली थी, आप एक बार करके तो देखो, अपने आप होने लगेंगे क्वेश्चन तुम्हारे। आप एक लाइन पढ़ो, जो भी आपको चीज दिखाई दे रही है, वैल्यू है तो वैल्यू, डायग्राम है तो डायग्राम। ये कह रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, वो एक ही जैसा आता है आइंस्टीन इक्वेशन का भी। अब के मैक्स अपन ने बनाया था ना कल ग्राफ, वही है। अब ये कह रहा है कि इसका स्लोप बताओ, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी स्लोप क्या आता है?
एच, उसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, नाम ही कांस्टेंट, उसका तो नाम में कांस्टेंट आ रहा है तो उसका कांस्टेंट है। समझ गए ना बात? तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट ही। 20, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इंसिडेंट ऑन ए मेटल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन ने तो पूछा है। वर्क फंक्शन के लिए तो सिंपली आपको दो ही तो चीज चाहिए, एक तो प्लैंक्स कांस्टेंट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, खत्म बात। यही तो फार्मूला था। और है क्या कोई? ये लो, आप लोग जब तक एक एक लाइन पढ़ के वैल्यूज नहीं लिखेंगे ना, तो आप ऐसे ही पूछते रहेंगे क्वेश्चंस को। आप एक बार कोशिश तो करो, जो मैं कह रहा हूं एक बार आजमा के देखो। आप पूछ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन, खुद ही कर डालोगे सारे। समझ आ गई ना बात? आप ये टेंडेंसी को डेवलप करो, जब तक ये अप्रोच नहीं बनेगी ना, क्वेश्चन जल्दी नहीं होंगे। क्वेश्चन जल्दी करने के लिए तो बता रहा हूं आपको ये अप्रोच, और कहीं के लिए बता रहा हूं? परसों बताया था ना आपको, 10 मिनट तक इसी बात पे मैंने आपको समझाया था। जब नेट चला गया था तो मैं बच्चों से बात कर रहा था, आपसे तो कर नहीं पाया, नेट चला गया था, तो इनको समझा रहा था मैं कि क्वेश्चन की अप्रोच कैसे की जाए। तो मैं आपको भी बता देता हूँ, क्वेश्चन की अप्रोच यूं होती है भाई, एक लाइन पढ़िए क्वेश्चन की, क्वेश्चन को पढ़ने से कुछ नहीं हासिल होता। एक लाइन पढ़ो, जो भी चीज दे रखी सिंबल के साथ वैल्यूज लिखो, जरूरत पड़े डायग्राम बनाओ। ये खाली मॉडल के हिसाब से नहीं बता रहा, पूरी फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं। आपकी बहुत जल्दी अप्रोच बनेगी। देखिए क्वेश्चन तो दुनिया का हर बच्चा कर लेता है, ऐसी बात नहीं है कि हम ही करते हैं दूसरे नहीं करते, ऐसा नहीं है, सब करते हैं। बस फर्क है कि कौन जल्दी करता है। मैटर वहां आता है, अंतर वहां पड़ता है, फर्क वहां आता है। तो आपको अगर क्वेश्चन की जल्दी अप्रोच तैयार करनी है, लाइन पढ़िए, सिंबल के साथ वैल्यूज लिखिए, जरूरत पड़ी रहे डायग्राम बनाइए, फिर देखिए आपका क्वेश्चन फटाफट नहीं होगा। समझ गए ना बात? कोशिश करो एक बार, जरूर होंगे ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी। हाँ जी, तो लास्ट टर्न पे हम 5 लॉस बात कर रहे थे। इसके अंदर 4 लॉ तो हो गए थे, 5वां लॉ ये है कि बताइए फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है। अगर आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है, यानी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, तो इस कंडीशन में जैसी लाइट आके गिरेगी, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। मैं तो एक सिंपल सी बात पूछता हूं, जब दो बॉडीज में कोलिजन होता है तो लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी चेंज होती है कितनी देर में? बहुत कम का क्या मतलब होता है? 10⁻⁹ सेकेंड। 10⁻⁹ जैसे आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, स्ट्राइकर जैसे ही कॉइन से हिट करता है तो कितनी देर कांटेक्ट में रहते हैं? 10⁻⁹ उसी खेल में सारा खेल हो जाता है। लीनियर मोमेंटम और एनर्जी सब चेंज हो जाते हैं। बिलियर्ड से एक बॉल से दूसरी बॉल जब हिट होती है तो उनका टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है 10⁻⁹ तो सिमिलरली 10⁻⁹ में फोटोन इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देता है और ये इमीडिएटली बाहर आ जाता है। इसलिए कोई टाइम डिले नहीं होता, टाइम लैगिंग नहीं होती कि लाइट गिर रही है 10 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, इमीडिएटली होता है। होना है तो इमीडिएटली होगा, वरना नहीं होगा। लिखो इसको स्टार पॉइंट बना के, 5th लॉ। If frequency of light is sufficient, if frequency of light is sufficient, then there is no time lag. There is no time lag between incidence of light and emission of electron. Incidence of light and emission of electron. ठीक है भाई, ये हमारे 5 लॉस कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार मैं आपका क्विक रिवीजन कर देता हूं इनका। With increase in intensity, number of electrons increases. Number increase होता है। Second law, maximum kinetic energy of photoelectron is independent of intensity. यानी ब्राइटनेस कितनी बढ़ा लो, k max पे कोई फर्क नहीं पड़ता। Maximum kinetic energy increases uniformly with increase in frequency of light.
चौथा, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो एमिशन टेक्स प्लेस। पांचवा, नो टाइम लैग, किसी तरह का कोई टाइम डिले नहीं होता। अब रनिंग लैंग्वेज, ये तो ठीक है डेफिनेशन से। अब रनिंग लैंग्वेज, ब्राइटनेस बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ेगा जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, कलर बढ़ेगा, ठीक है जी। बाकी तो बिलो थ्रेशोल्ड, नो एमिशन एंड नो टाइम लैग, ठीक है जी। अब या तो एग्जाम के अंदर ये स्टेटमेंट आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें तीन ऑप्शन गलत होंगे, एक सही होगा। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो यही स्टेटमेंट होंगे चार, इनमें से कोई चार होंगे, एक सही हो, एक गलत होगा, बाकी सही होंगे, ठीक है भाई। या फिर यूं घुमा फिरा के पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट तो कल अपन ने देख लिया था, देखो कल वाला ही एक्सपेरिमेंट है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए इधर। प्लस बी माइनस बी, ये रेडिएशन ए के लिए ग्राफ है, ये रेडिएशन बी के लिए, ये रेडिएशन सी के लिए। तीन रेडिएशन है ए बी सी, इनके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है, हमारा सेकंड स्टेज वाला, ठीक है। अब इसमें मान लो आपसे क्वेश्चन पूछें, जैसे आपसे वो कहेंगे, कोई भी चीज पूछेंगे, बताइए ए की फ्रीक्वेंसी और बी की फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन। अब ध्यान रखना, इन पांचों लॉज में से फ्रीक्वेंसी वर्ड जो यूज में आया था वो थर्ड लॉ में आया था। कहां पे आया था? थर्ड लॉ में। फ्रीक्वेंसी वर्ड हमारे थर्ड लॉ में आया था। फिर एकदम से दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि क्या आया था, कि भाई काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती है फ्रीक्वेंसी का, लीनियरली। और अगर मान लो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम। या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम। तो आप मुझे बताइए, सिंपल सी चीज है कि फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन कहां था? स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर के मैक्स, यही था ना थर्ड लॉ में। अब आप फौरन देखेंगे ए और बी ग्राफ की स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो सिंस स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, and we have observed that if frequencies are same then stopping potential are also same, तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम? समझ में आएगी बात? फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है स्टॉपिंग पोटेंशियल से, दोनों ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब आपसे कहेंगे कि वेवलेंथ ऑफ ए एंड वेवलेंथ ऑफ सी में रिलेशन बताइए। वेवलेंथ का पूछ रहा है, अपन फ्रीक्वेंसी का तो निकाल सकते हैं ना। बताओ, क्या दोनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है? किसके स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? सी के स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो जिसके स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, लार्जर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताया था ना कल आपको, लार्जर इज द फ्रीक्वेंसी, लार्जर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ सी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए? तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रेसिप्रोकल होती है कि नहीं? बोलो भाई। अब मुझसे पूछे कि बताइए इंटेंसिटी ए और बी में किसकी ज्यादा है? जिसका सैचुरेशन, ये लॉ नंबर 1 हो गया ना, जिसका सैचुरेशन करंट लार्जर होगा उसका इंटेंसिटी भी लार्जर होगा। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बी और सी की इंटेंसिटी सेम, करंट सेम आ रही है, ठीक है भाई। अब बताओ, एक ग्राफ है उसमें से चार क्वेश्चन तो यहाँ सामने बन गए अपने, तो ऐसे अपने को जज करना पड़ेगा इन पांचों लॉस से। कर लोगे क्या मुझे? लिखो। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है पहले। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों आप रिप्लाई दिया करो, नहीं तो ये ऑफलाइन में बैठे हुए बच्चे रिप्लाई देते रहते हैं। आप हैं कि खामोश बैठे रहते हैं? हम्म।
बहुत बढ़िया, अब लिख ले, नोट कर ले इसको। हाँ जी, हो गया भाई ये। हो गया। ये एक मेटल प्लेट है, इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 5200 एंगस्ट्रॉम। अब इस पर 1 बाय 1 मैंने बल्ब स्विच ऑन और स्विच ऑफ किए। बताइए यहां पर, क्या करंट का जो कनेक्शन होता है वो इंटेंसिटी से होता है? इंटेंसिटी का कनेक्शन पावर से। तो आपको मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, 1 बाय 1 ये बल्ब स्विच ऑन स्विच ऑफ किए गए, स्विच ऑन फिर स्विच ऑफ, स्विच ऑन फिर स्विच ऑफ, बस आपको ये बताना है कि मैक्सिमम करंट कौन सा बल्ब जलाने से रिकॉर्ड होगी। मैक्सिमम करंट कौन सा बल्ब स्विच ऑन करने से रिकॉर्ड होगी? 50 वाट इंफ्रारेड। सुनो, इधर सुनो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए करंट वाले, अच्छी तरह सुन लो ध्यान से, जब भी करंट वाले क्वेश्चन आवे आपको लॉ नंबर 4 पे जाना है। पहले फर्स्ट लॉ पे जाने से पहले किस पे जाना है? 4 पे। 4 मतलब ये चेक कर लेना इलेक्ट्रॉन एमिशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट तो है ना। देखो इधर, पहले तो मुझे बताओ 5200 एंगस्ट्रॉम कौन सी रेंज में? ये देखो स्पेक्ट्रम काम आ गया ना। इसलिए मैंने आपको पहले ही क्वांटम नेचर समझा दी थी, क्योंकि वो सारे पॉइंट बीच बीच में आएंगे तो हम स्मूथली निकल जाएंगे इसमें। तो मुझे बताइए 5200 एंगस्ट्रॉम जो वेवलेंथ है वो हमारे विजिबल रेंज में है ईएमडब्ल्यू स्पेक्ट्रम में। तो फौरन बनाया हमने, विजिबल का पार्ट निकाल लिया। ये विजिबल 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम और ये आ गई 5200। ऑलराइट, अब अगर मान लो मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं तो इधर कौन था? क्या इंफ्रारेड की वेवलेंथ 7000 से ज्यादा होती है? जब 7000 से ही ज्यादा है तो 5200 से तो बहुत ज्यादा होगी। तो लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट। और कल मैंने आपको बोली थी बात, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अबव व्हिच नो एमिशन टेक। इसका मतलब है इंफ्रारेड के दोनों बल्ब यूजलेस, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो करंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो करंट कहां से आएगी? समझ गए? ये दोनों बल्ब यूजलेस हो चुके हैं, इसलिए यहां करंट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैक्सिमम तो दूर की बात है, करंट ही नहीं आ रही। अब आती है इन दोनों की बारी। अल्ट्रावायलेट, क्या अल्ट्रावायलेट की जो वेवलेंथ है वो 4000 से छोटी होती है? तो 5200 से तो बेहद छोटी होगी। तो इसका मतलब है अल्ट्रावायलेट के दोनों बल्ब इलेक्ट्रॉन एमिशन में केपेबल हैं। बस आप देख लो किसकी पावर ज्यादा है, किसकी ज्यादा है? 10 वाट की। तो यहां कहेंगे आप दोनों से इलेक्ट्रॉन एमिशन होंगे और यहां पर मैक्सिमम करंट रिकॉर्ड होगी। तो जब भी करंट का कोई क्वेश्चन आए ना, करंट का कोई भी क्वेश्चन आए, आप फौरन पहले ये जजमेंट देंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिशन है भी कि नहीं। ठीक है? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों सबको ऑडियो क्लियर है ना?
एक बार मैं फिर पूछ रहा हूँ, आपको सबको ऑडियो क्लियर है ना? ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके ओके। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये एक स्टूडेंट जो है कह रहे हैं कि साउंड नहीं आ रही है, बहुत देर से बोले जा रहे हैं, इसलिए मैंने 2 बार पूछा है आपसे। तो देखिए बाकी सारे बच्चों का ऑडियो वीडियो क्लियर है। आप ही के डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रीस्टार्ट करिए, दोबारा से आइए। आपको री लॉग इन करना होगा या आप अपने गूगल क्रोम को रिफ्रेश करिए। आप अपने गूगल क्रोम को रिफ्रेश करिए, और अगर फिर भी ऑडियो नहीं आए तो री लॉग इन कीजिए, आपको फायदा हो। आज हो गए। देखो आपके सामने 4 ग्राफ हैं, इनमें से कुछ गलत हैं कुछ सही हैं। बताइए कौन सही है कौन गलत है? ये करंट वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ है, इनमें कौन सा ग्राफ सही है कौन सा गलत है? मैंने अभी आपसे क्या बोला? करंट का नाम आते ही पहले चेक करो एमिशन हो भी रहा है कि नहीं, यही बोला ना अभी। तो करंट का नाम आते ही पहले चेकिंग किया करो कि इलेक्ट्रॉन एमिशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। बताओ मुझे, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, क्या ग्राफ एक ऐसी रेंज में बना है जहां वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा है? जब वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो एमिशन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ग्राफ कहां से बन गया? करंट ही नहीं है, अरे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। गलत हो गया ना ये? समझ आ गई ना बात? यहां भी यही समस्या है। ग्राफ एक ऐसी रेंज में बना है जहां वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है। अब यहां आई, क्या ग्राफ ऐसी रेंज में जहां वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम है? ये सही है, ये करेक्ट है, इसमें भी यही समस्या आ रही है ना? ये भी गलत हो गया। ये जेई मेंस में 2 बार आ गया क्वेश्चन। हाँ जी, ये 5 लॉज या तो स्टेटमेंट की फॉर्मेट में आएंगे या ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे, पहचान लोगे क्या? मिटा दूं?
अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इक्वेशन, ठीक है, लिख दिया। देखो लेनार्ड ने जो ये 5 रिजल्ट दिए थे ना, लेनार्ड के पास खुद के पास इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि लेनार्ड है ना लाइट की वेव नेचर को मानते हुए चल रहे थे। अब लाइट की वेव नेचर से ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे इन 5 बातों को। जो 5 रिजल्ट्स आए हैं इनको लेनार्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थ्योरेटिकली, जो एक्सपेरिमेंट में दिख रहा था वो बता दिया उन्होंने। फिर इसके बाद आइंस्टीन ने इसको अपने हिसाब से समझाया। पहले उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी, उसको कहते हैं हम आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स हैं कि आइंस्टीन ने कंसिडर क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। कौन सी नेचर? आइंस्टीन ने लाइट की क्वांटम नेचर, उनके सामने 2 नेचर थी, एक वेव नेचर और एक क्वांटम नेचर। वो समझ गए थे कि लेनार्ड ने वेव नेचर से बहुत कोशिश कर ली, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब दूसरी नेचर पर जाया जाए। एक्चुअली ये नेचर हमें दी थी प्लांक ने। प्लांक ने ये आइडिया दिया था क्वांटम नेचर का, लेकिन प्लांक खुद बोले थे कि स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड कि ये कोई सही बात है। मतलब उनको खुद को ही पता नहीं था, उन्होंने दिया था आइडिया। आइंस्टीन ने उसी आइडिया को उठाया था, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट आपको समझा चुका हूं। whenever light interacts with matter, whenever light interacts with matter, it provides its energy in form of bundles. दूसरी बात, जब ये लाइट आकर इंसिडेंट होती है तो उससे पहले तो वेव ही होती है, लेकिन जैसे मैटर से इंटरेक्शन करती है तो ये अपनी एनर्जी को किस फॉर्मेट देती है? बंडल, पार्टिकल। इसलिए ध्यान रखें, एक बार में एक इलेक्ट्रॉन का सामना सिर्फ एक फोटोन से होता है, यानी 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है। 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन। कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मान लीजिए एक मेटल है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन आकर गिर गए। अब कहेंगे होगा कि नहीं होगा, तो इसमें ना जोड़ मत लेना इनको कि 3 और 3 6 हो गए, जो कि वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ऐसा मत कर लेना भूल के भी। एक बार में सिर्फ एक ही फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। क्या एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से छोटी है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इनमें थोड़े सतर्क रहना, अलर्ट रहना यार। ये नहीं कि जोड़ लो और कि हाँ ये तो ज्यादा होगी वर्क फंक्शन, ऐसा मत करते ना, ठीक है ना। ये बात, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर फोटोन की एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में चला जाता है। ये तो अपने को देनी है एनर्जी, वर्क फंक्शन के बराबर के एनर्जी तो ले गए मेटल, तभी छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि डेफिशिएंसी होती है, वो पता है ना कहानी आपको ये। तो वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी यानी फोटोन की एनर्जी का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में जाएगा, ये 100% जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है फोटोन की एनर्जी का, वो इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करता है। भाई फोटोन की एनर्जी का कुछ हिस्सा तो वर्क फंक्शन में जाएगा, तो पेनल्टी देनी है, और रिमेनिंग जो बचा हुआ है एनर्जी का पार्ट, वो इसको काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करते हैं। अब मान लो मैं एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो कि कंडक्शन बैंड में है। क्या कंडक्शन बैंड सबसे हाई एनर्जी बैंड होता है? अगर कंडक्शन बैंड सबसे हाई एनर्जी बैंड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है हायर एनर्जी स्टेट, तो इसको छुड़ाने के लिए एनर्जी सबसे कम देनी है। ऑन द अदर हैंड, मैं एक बात और कह रहा हूं यहां पर कि नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन। एक तो मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मतलब क्रिस्टल में है, और एक मैं लगे हाथों ये भी कह रहा हूं आपसे कि इसने कोलिजन में कोई एनर्जी का लॉस नहीं किया। तो मुझे बताइए वर्क फंक्शन के बराबर का लॉस होने के बाद फोटोन की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो ये बन जाता है फास्टेस्ट। अगर कोलिजन में लॉस नहीं है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है क्रिस्टल में, तो इस कंडीशन के अंदर
जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो सबसे ज्यादा होती है। यही होता है फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि एक तो कंडक्शन बैंड में है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं करता, सारी की सारी बची हुई एनर्जी लेके बाहर आ जाता है। ठीक है भाई। अब मुझे बताइए, फोटोन मैटर कोलिजन में टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहते हैं ना, तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन में लगा रहा हूं। तो प्रोसेस से पहले की टोटल एनर्जी एच न्यू, प्रोसेस के बाद की टोटल एनर्जी फाई नॉट प्लस के मैक्स। मैं इस इक्वेशन को के मैक्स के लिए सॉल्व करता हूं तो के मैक्स इक्वल टू आता है एच न्यू माइनस फाइन। इसको कहते हैं हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इसमें तीन एनर्जी होती हैं, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, मेटल। तीनों की अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, मैटर। तो एटलीस्ट दो एनर्जी का जिक्र तो हो क्वेश्चन में, तब लगती है इक्वेशन। जैसे आपको वर्क फंक्शन दे रखा हो, आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, फिर फोटोन की एनर्जी पूछे तो आ ही जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसकी फॉर्म को बदलेंगे। जैसे क्वेश्चन कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आप इसको ईवी नॉट लिख देंगे। जानते हैं ना अपन रिलेशन। अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो फाइन आउट को लिख दो एच न्यू। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इसको हाफ एम वी में वी मैक्स लिख दो, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर, अगर वेवलेंथ है तो एस सी बाई लैम्डा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो एस सी बाई लैम्डा। और वो जो 12,400 वाले फार्मूले वो यहां पर यूज में ले लेना। ठीक है भाई। ये हमारी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। अब तक पिछले 5-6 साल से तो लगातार आ रहा है इस पे क्वेश्चन, आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है जी। तो आप इसकी भी इंपॉर्टेंस समझे कि हर साल आ ही रहा है इस पे क्वेश्चन, एक तो क्वांटम नेचर पे और एक आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, दो क्वेश्चन फिक्स चल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है जी। लिखो, पहले इसको लिखें फिर अपन एप्लीकेशंस देखेंगे इसकी। मिटा दो। हाँ जी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन के डिफरेंस के बराबर होती है? यही हमारी आइंस्टीन इक्वेशन।
अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है जी। देखो इसकी एप्लीकेशंस आवे, वेवलेंथ दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, सीधे वैल्यू रखनी है हमने, कर लोगे ना कुछ। अपन थोड़े से अलग टाइप से देखते हैं इनको, ठीक है ना। बल करेंगे तो यही क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा सा अलग घुमा फिरा के करते रहेंगे, ठीक है ना। लिखो ये क्वेश्चन, सिंपल फार्मूला बेस तो आप खुद ही कर लेना। अरे सिंपल फार्मूले बेस तो तुम ही कर लोगे ना। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो ए लाइट बीम a light beam carrying power, a light beam carrying power 5 milliwatt, a light beam carrying power 5 milliwatt incident on photocathode, incident on photocathode, मतलब अपना फोटो इलेक्ट्रिफाइड का जो है ना कैथोड, वो फोटोकैथोड, ओके। पर सेकेंड 8 into 10⁻15 क्वांटा इंसिडेंट पर सेकेंड, 8 into 10⁻15 quanta incident. If work function is 1.9 electron volt, 1.9 electron volt, okay. Find kinetic energy of fastest electron, kinetic energy of fastest electron and potential of a node with respect to cathode, potential of a node with respect to cathode at which current becomes zero, at which current becomes zero. अब मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, ओके। अब एक एक लाइन पढ़ो, सिंबल के साथ वैल्यूज लिखो इसमें, एक एक लाइन पढ़ो, सिंबल के साथ वैल्यू लिखो, अपने आप स्ट्राइक होने लगेगा। हमें क्या करना है, हमें के मैक्स चाहिए, हमें फाई नॉट दिया है, हमें एससी बाय लैम्डा चाहिए। क्या गिवन डाटा से आ सकता है? बस ऐसे अप्रोच बंद। एट 8.1 नहीं, देखो अभी अपन पिछले एक दो दिन से ये पावर ही तो पढ़ रहे थे। क्या पावर होती है? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी एससी बाय लैम्डा, एक सेकंड में एक फोटोन तो नहीं आ रहा, एन आ रहे हैं। अब इससे क्या मैं वेवलेंथ ला सकता हूं? अरे ला सकता हूं क्या, लाने को तो एनर्जी भी ला सकता हूं, वेवलेंथ ही लियो। नंबर ऑफ फोटोन 8 into 10 की पावर 15, एससी की वैल्यू 2 into 10 की पावर -25 बटे पावर 5 मिलीवॉट, 5 into 10 की पावर -3, 16/5 इंटू कितना हो गया ये, 10 की पावर -7 मीटर, 3.2, 3.2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए क्योंकि वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ओके। तो उसके लिए वेवलेंथ किस में होनी चाहिए? एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि वो शॉर्ट फार्मूला है ना 12,400, उसके लिए वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। अब मुझे बताओ 10 की पावर -7 मीटर 1000 एंगस्ट्रॉम होते कि नहीं होते? बताया था ना उस दिन, नहीं बताया क्या? नहीं बताया? 10 की पावर -7 मीटर 1000 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम। अगर नहीं पता है तो फिर सुन लो ध्यान से, 10 की पावर -7 मीटर जो होते हैं वो 1000 एंगस्ट्रॉम होते हैं। एंगस्ट्रॉम में ले लो ना इसको सीधे,
हाँ 1000 से गुणा करूं 3200 एंगस्ट्रॉम हो गए। अब भाई अब देखो आइंस्टीन इक्वेशन लगाने जा रहा हूं मैं, के मैक्स इक्वल्स टू, अब वेवलेंथ मुझे दे रखी है तो क्या मैं लिख दूं शॉर्टकट फार्मूला 12400? अब आ गया इसका वक्त, टाइम आ गया इसका। 12400 बटे 3200, बताओ इसकी यूनिट क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। अब सॉल्व करो। 4 3 जा 4 1 जा 4 8 जा, हाँ 8 3 जा 24, 7 8 8 जा 64। बताओ कितना आ रहा है? अरे कितना आ रहा है? समझ में आएगा? अगर तुमने एस सी बाई लैम्डा निकाला हो, एनर्जी से अगर सॉल्व किया हो सकता है कुछ बच्चे जो एनर्जी से सॉल्व कर रहे हो तो उसको है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना मत भूल जाना। बदल लिया था क्या? हाँ बहुत अच्छा किया, फिर तो ये आंसर आ रहा होगा। अब एक एक क्वेश्चन और है इसमें। पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड एट विच करंट बिकम जीरो, क्या ये? स्टॉपिंग, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो के मैक्स को लिखो ईवी नॉट। जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल लाना हो के मैक्स को ईवी नॉट लिख दो और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने दो। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हटा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल पालो 1.9 वोल्ट। पर एक बात होशियार रहना, ऑप्शन में थोड़ा ढंग से देखना। अगर एक ऑप्शन है 1.9 और दूसरा ऑप्शन है -1.9, माइनस मोर करेक्ट, क्योंकि एनोड नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, तभी तो जीरो होगा। वैसे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन तो यही ना, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड एट विच करंट बिकम जीरो, बोलो। इसलिए ध्यान रखना, ये नहीं कि पहला ऑप्शन देख के आगे आंसर, दूसरे भी देख लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल में तो खासकर अलर्ट ही रहिएगा, बाकी तो फर्जी ऑप्शन होंगे। बाकी तो फर्जी होंगे ना, ये ध्यान रखना, माइनस वाला मोर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो मैं आपसे यूं कह रहा था, मेरे कहने का क्या मतलब था, अगर आपको मैं वेवलेंथ डायरेक्ट दे देता 3200 एंगस्ट्रॉम तो आपको सिर्फ वैल्यू रखनी थी, सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। सुन रहे हो बात? भाई मैंने क्या इनडायरेक्ट में दिया आपको, पहले निकलवाया वेवलेंथ फिर मैंने सॉल्व करा, ये मैं कह रहा हूँ। डायरेक्ट वाले तो कर लोगे ना। चलो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो। collector is capped at 2 volt with respect to emitter. Collector is capped at 2 volt with respect to emitter. With respect to emitter. A light of wavelength 200 nanometer. A light of wavelength 200 nanometer. Incident on emitter. Incident on emitter. Emitter है ना, EMITTER, उस पे गिर रहा है एमीटर, वो एमीटर नहीं जो करंट मेजर कर रहा है, उस पे लाइट गिरा के क्या कर लेंगे, समझ रहे हो? लिखो इमीटर ऑफ वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑफ वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, find maximum and minimum kinetic energies, maximum and minimum kinetic energies of electrons on reaching collector.
देखो ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये लाइट आके गिरी 200 नैनोमीटर है भाई। वर्क फंक्शन कितना है इसका? 4.5। अब सबसे पहले तो आइंस्टीन इक्वेशन से फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ आपको दे रखी है तो 12,400 बटे 2000 माइनस वर्क फंक्शन 4.5, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए 6.2। क्या ये 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैंने यूं थोड़ी कहा है कि एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, मैंने पूछा है कि कलेक्टर तक पहुंचने पे मैक्सिमम और मिनिमम। अब आपने कलेक्टर को 2 वोल्ट पे रखा हुआ है तो 2 वोल्ट का मतलब हाई पोटेंशियल हो गया ना, और ये 0। अब मुझे बताओ जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहा होगा, ये एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को कहां से मिली है? लाइट से। ये एनर्जी तो कहां से मिली है? लाइट से। लाइट से मिली है ना, ठीक है भाई। ये एनर्जी इसने हासिल की है लाइट से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अपना इफेक्ट दिखाएगी। अब इलेक्ट्रॉन पर जो पोटेंशियल लगेगा वो तो हाई पोटेंशियल की तरफ लगेगा ना। तो बताइए यहां इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएंगे? स्पीड अप, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे ना। इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा गेन करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होता है क्यूवी? चार्ज बनी, वोल्ट है 2 वोल्ट, तो एनर्जी कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सारे इलेक्ट्रॉन को बराबर मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएट थोड़ी करेगी इनमें, सबको बराबर मिलेगी। जब पहुंचेंगे ये कलेक्टर पर तो 1.7 तो पहले थी, लाइट से मिली हुई थी, है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की और ऐड हो जाएगी इसमें, तो कितनी हो गई ये? 3.7। और मिनिमम 0 + 2, ठीक है भाई। तो मैक्सिमम आएगी 3.7 एंड मिनिमम आएगी 2 ऑन रीचिंग कलेक्टर। हाँ जी, हो जाएगा ये। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ जी बोलूं अगला? लिखिए। इफ frequency of incident light if frequency of incident light is increased by 40%, if frequency of incident light is increased by 40%, then stopping potential changes from 0.8 volt
from 0.8 volt to 1.6 volt. Find work function. Find work function. कितना आ गया? 1.2 आ गया क्या? देखो 1.2 आपने बताया। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक लाइट है और फिर लाइट 40% बढ़ा के आई है, तो इसका मतलब है कि दो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, एक नहीं है। कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ? दो। अगर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अगर यहां आ रही है, टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अगर यहां पर आ रही हैं, तो इस कंडीशन के अंदर आपको दो अलग अलग इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। बताइए, फर्स्ट केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.8 वोल्ट है, तो एनर्जी कितनी हो गई? 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वल्स टू, मुझे बताइए फ्रीक्वेंसी अपन अपने मन से मान ले न्यू, क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं, अपने मन से मान लिया। अब वर्क फंक्शन माइनस फाई नॉट। अब सेकंड केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 1.6 वोल्ट हो गया है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 40% बढ़ाइए फ्रीक्वेंसी, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? न्यू प्लस 40/100 न्यू। क्या ये 1.4 न्यू हो गया? है ना? तो यहां पर आप लिखेंगे 1.4 एच न्यू। अब मुझे बताइए, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होने से वर्क फंक्शन पे कोई फर्क पड़ता है क्या? वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा, तो माइनस फाई नॉट। ओके। अब है ना, दो दो इक्वेशंस आती हैं, तो आप अपने हिसाब से जो चीज आपको चाहिए अपने हिसाब से सॉल्व करना। जरूरत पड़े तो सब्सटीट्यूट कर देना, जरूरत पड़े तो डिवाइड कर देना। ये क्वेश्चन की डिमांड पे होता है। अब मुझे एच न्यू नहीं चाहिए, एच न्यू तो मैंने अपने मन से माना था, मुझे चाहिए फाई नॉट। तो क्या मैं एच न्यू की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूं? रख दो। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.4। बताइए कितना लिखूंगा यहाँ? 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस फाई नॉट माइनस फाई नॉट। अब सॉल्व कर लें। 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया? ये 112, 1.12 हो गया ना ये, प्लस 1.4 फाई नॉट माइनस फाई नॉट। बताइए कितना आ गया? इसको इधर लाओ, माइनस करो। 4। 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 0.4 फाई नॉट हो गया ना ये, तो फाई नॉट इक्वल्स टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है? समझ में आएगा? लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो। When wavelength of incident light is lambda, when wavelength of incident light is lambda,
stopping potential is capital V. Stopping potential is capital V. When wavelength becomes 3 lambda, when wavelength becomes 3 lambda, stopping potential becomes V by 4. Stopping potential becomes V by 4. ठीक है, फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. कितनी आ गई? बिल्कुल. हाँ जी, देखो आपको फर्स्ट केस के अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल V दिया तो एनर्जी कितनी हो गई? EV. अब पूरे क्वेश्चन के अंदर सिंबल चल रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं. न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, तो आप अपने फार्मूले को बिल्कुल बेसिक फार्मूले की फॉर्मेट में लिखिए, SC बाय लैम्डा, वर्क फंक्शन फाइनो. अब कहता है वेवलेंथ हो गई 3 टाइम्स. वेवलेंथ कितनी हो गई? अगर वेवलेंथ 3 टाइम्स हो गई, वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? V/4. अब दो इक्वेशन है, अपने को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, क्या करूं मैं? डिवाइड करो, क्योंकि मुझे ईवी नहीं चाहिए. मेरा आंसर लैम्डा नॉट यानी लैम्डा के टर्म्स में आना चाहिए. मेरा आंसर लैम्डा के टर्म्स में तभी आएगा जब इसको ईवी हटेगा यहां से, तो इसके लिए डिवाइड कर दो इसको. ईवी से भी 4 ऊपर चला गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, SC बाई 3 लैम्डा माइनस 5 नॉट. इधर हो गया SC बाई लैम्डा माइनस 5 नॉट. सॉल्व कर लीजिए. 4/3 SC बाई लैम्डा माइनस 4 5 नॉट. SC बाई लैम्डा माइनस 5 नॉट. ठीक है ना? अब इधर ले आओ, SC बाई लैम्डा कॉमन, 4/3 माइनस 1. ये 4 उधर जाके 3 हो जाएगा ना. अब 5 नॉट की जगह लिख दो SC बाय लैम्डा नॉट. ओके, SC से SC कट गया. अब आप सॉल्व करिए, कितना आ रहा है ये? 1/, लैम्डा इंटू 1/3 हो गया ना ये. हाँ जी, लैम्डा नॉट कितना हो जाएगा? 9 लैम्डा. ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी नीट में बहुत आई हुई हैं. भाई आई हुई हैं क्या? 16 17 लगातार आई हैं इस तरह के क्वेश्चन. हो जाएंगे ना ये तो. चलो अगला लिखो. If frequency and intensity if frequency and intensity of light both are doubled, both are doubled, both are doubled, then
K max becomes double current double K max becomes more than double है भाई and current same K max becomes less than double current double चौथा can't predict third kinetic energy becomes less than double ढंग से सॉल्व करो भाई देखो फर्स्ट केस में मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी के है फ्रीक्वेंसी न्यू है तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी एच न्यू माइनस फाइन तो k इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइन नॉट आइंस्टीन इक्वेशन लगा दी अब क्वेश्चन है कहता है फ्रीक्वेंसी डबल कर दी अगर फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो फोटोन की एनर्जी भी डबल तो बताइए यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा 2h न्यू वर्क फंक्शन थोड़ी चेंज होगा माइनस फाइन ये सेकंड केस की फास्टेस्ट काइनेटिक एनर्जी अब मुझे k डैश को k के साथ रिलेट करना है तो एच न्यू की वैल्यू उठा के रख सकता हूं ना मैं यहां k प्लस फाइन माइनस फाइन तो कितना बन गया 2k प्लस फाइन अब आप मुझे बताइए क्या काइनेटिक एनर्जी डबल हो चुकी है लेकिन डबल से भी ज्यादा कितनी ज्यादा वर्क फंक्शन ये ध्यान रखना अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाएगी तो थर्ड ऑप्शन होगा क्या सेकंड हो जाएगा अब करंट की ओर देख लेते हैं करंट का देखने के लिए अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे बोलो ना अब इंटेंसिटी इक्वल्स टू NH न्यू बाई ए ये तो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं अब अपने को मालूम है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो मुझे बताइए I1 बटे I2 बराबर N1 बटे N2 है ना तो न्यू 1 बटे न्यू 2 अब इंटेंसिटी को आपने डबल कर दिया और फ्रीक्वेंसी को भी क्या कर दिया डबल तो कट पिट के सेम हो गए तो सेम आ गई बात तो करंट क्या रहेगी सेम ये क्वेश्चन आपके नीट में आए हुए हैं एक बार ऐसे भी आया था देखिए अभी मैंने यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी डबल बोला फिर मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी तो मोर देन डबल होगी ना इसमें हमने एच न्यू को सब्स्टिट्यूट किया एक बार आपके नीट में क्वेश्चन आया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज डबल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ये बोला गया था उसके अंदर सुनना ध्यान से तो ये ऑप्शन में था ही नहीं 2k प्लस फाइव नॉट था ही नहीं अगर ये ऑप्शन में दिखाई नहीं देना तो जैसे आपने एच न्यू को हटाया ना फाइव नॉट को हटा लेना एक बार फाइव नॉट को भी सब्स्टिट्यूट करके देख लेना मैं फाइव नॉट को सब्स्टिट्यूट करके देख रहा हूं ध्यान से देखना फाइव नॉट की वैल्यू लिखूंगा क्या ये एच न्यू माइनस के हो गया तो एच न्यू प्लस के ये ऑप्शन के अंदर था एच न्यू प्लस के ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है देखना सेकंड या थर्ड देखना आप आपकी एक्सरसाइज में जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन नहीं ये नीट का ही क्वेश्चन हाँ जी कर लोगे क्या इनको अरे हो जाएंगे क्या चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं
तुम्हारे पल्ले तो पड़ रहे नहीं, क्या हो रहा है, समझदार है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो when light of frequency 1.5 times of 1.5 times of threshold frequency incident, ठीक है ना। इसमें शुरुआत में वैन लिखा नहीं, वैन उसको कट कर देना, हटाओ। अब क्वेश्चन क्या बन गया, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 पॉइंट टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट, ये लिखा है ना। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, if frequency of incident light is halved, if frequency of light is halved and intensity doubled, then photocurrent becomes double, more than double, less than double, zero. क्यों जीरो क्यों? हाँ देखिए इधर फर्स्ट केस के अंदर फोटोन की जो एनर्जी है, मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालेंगे अपन, तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की 1.5 टाइम्स होगी ना, 1.5 एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन की जगह लिखे एच न्यू नॉट। तो अपने पास जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0.5 एच न्यू नॉट। अब क्वेश्चन ये कहता है फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिए, अगर अपन इस फ्रीक्वेंसी को आधा कर दें 1.5 एच न्यू नॉट, तो फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0.75 एच न्यू नॉट, जबकि वर्क फंक्शन कितना है एच न्यू नॉट। तो मुझे बताइए छोटी रहेगी ना इससे, अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम रह गई तो एमिशन होगा ही, नो एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो ही नहीं रहा, और अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो ही नहीं रहा, तो करंट कहां से आएगी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, जीरो। अगर मान लो आप ये देखने से चूक जाते हैं, फिर आप सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है जी। तो अपन यहां लिख दें इसमें नेगेटिव वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इम्पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू इम्पॉसिबल है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और यहां नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है, काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू इम्पॉसिबल है। ये आपके 2020 नीट में आया था, 2020 नीट का क्वेश्चन नहीं है, कोरोना काल में आया था ये, कोरोना फैला हुआ था ना उस टाइम, लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन खुलते ही यही नीट करा दिया था, ये लो। लॉकडाउन में किया था कि नीट, उस टाइम भी लॉकडाउन चल रहा था क्या, चलो चल रहा होगा, समझ गए भैया, अरे समझ में आ गई। तो इसके अंदर पहले 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट डाली गई, तब तो निकल रहा था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, हाफ कर दी, हाफ करते ही कितनी बन गई 0.75, और अगर ये 0.75 बन गई तो नेगेटिव में आ गई काइनेटिक एनर्जी, जो कि इम्पॉसिबल।
तो इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ ही नहीं। आगे के बात समझ में, अरे समझ में आएगी, बोलो ये बात। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाइड्रोजन एटम, in hydrogen atom transition of electron takes place. In hydrogen atom transition of electron takes place from first excited state to ground state. Photons so produced incident on photocathode, incident on photocathode, incident on photocathode. Stopping potential found to be 3.57. Stopping potential found to be 3.57 volt. 3.57 volt. Find cutoff frequency. Find cutoff frequency. देखो हाइड्रोजन एटम से कनेक्ट किया हुआ है, ये अपने नीट में बहुत आए हैं हाइड्रोजन एटम वाले, तो इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो तो ध्यान रख लो ना भाई। ये एनर्जी लेवल 1 होता है, ये एनर्जी लेवल 2 होता है, ये एनर्जी लेवल 3 होता है, ये एनर्जी लेवल 4। मुझे बताइए एनर्जी लेवल 2 क्या इसको कहते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी लेवल 3 को कहते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अभी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, बताओ 2 से 1 के बीच में फोटोन का डिफरेंस मतलब फोटोन एनर्जी, ये तो याद रखना। 3 से 1 आए तो 12.089 है ना, और अगर 4 से 1 में आ रहा है तो 12.7। ये तो बिल्कुल याद रहना चाहिए अपने। अब ये जाकर फोटो कैथोड पर गिर गया, तो मुझे बताइए फोटोन की एनर्जी कितनी है अपने एक्सपेरिमेंट में? 10.2। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो के मैक्स कितना हो गया? 3.57 इलेक्ट्रॉन। लगा दे आइंस्टीन इक्वेशन। 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस बार फंक्शन, क्या ये एच न्यू नॉट हो गया? ये एच न्यू नॉट इक्वल्स टू 10.2 माइनस 3.57। अब मुझे एक बार बताओ, जब तक ये एनर्जी जूल में नहीं आएगी आपका आंसर हर्ट्स में आ सकता है क्या? तो इसको जूल में बदलना। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब मुझे बताइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 6.63 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 हो गया ना, ये 10 की पावर 15 हर्ट्ज। 1.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज हुआ ये। तो हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा क्या आपका? बोलो। हाँ जी, इस तरह की प्रॉब्लम्स कर लोगे? कर लोगे भैया?
ओके, समझ में आ गई बात? ये है भाई, ये हाइड्रोजन एटम से रिलेट कर दिया इसको। ऐसे है ना, फिजिक्स के दूसरे चैप्टर से भी कनेक्ट कर देते हैं इसको। जैसे और देखो, लिखो एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए लाइट वेव electric field associated with a light wave is given. लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए लाइट वेव इज गिवन। लिख दिया, ये इक्वेशन लिखी हुई है बोर्ड पे। ई नॉट साइन 1.57 इंटू 10 की पावर 7 ब्रैकेट में x माइनस सी टी वोल्ट पर मीटर। ओके, दिस लाइट इंसिडेंट ऑन ए मेटल, this light incident on a metal of work function of work function 1.9 electron volt, 1.9 electron volt. Find stopping potential. देखो बैल होगी, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। एक्चुअली क्या है, लाइट को तो ठीक है हम क्वांटम नेचर मानते हैं, मुझे बताओ उससे पहले वेव भी तो मानते हैं ना, वेव तो माना जाता है ना। और मैक्सवेल ने बताया है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होती हुई चलती है, सेम फ्रीक्वेंसी। देखो ये मान लीजिए एक्स वाई प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, तो एग्जैक्ट प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। ऑलराइट, ये 90 डिग्री एंगल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज और ये मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ भाई, ये मुझे एक बात बताइए, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं ना, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेव फॉर्म में ही तो है, तो वेव की इक्वेशन दे तो रखिए, ये वेव की तो देखो ना। अरे ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है? अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है हम तो क्वांटम मानते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन लगाते हैं, हम तो क्वांटम मानते हैं, पर एक बात मुझे बताओ, फोटोन की वेवलेंथ और जिस लाइट का वो पार्ट है उसकी वेवलेंथ सेम ही तो होंगी। अरे बोलो ना, तो जो वेव आ रही है, वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होती है वही फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, वही फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। ठीक है जी, तो आपको क्वेश्चन के अंदर वेव की इक्वेशन दे रखी है, आपको इसमें से फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ उठानी है, वही फोटोन के लिए होगी। तो बताओ, अगर हमें इक्वेशन दे रखी हो वेव की, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमें दे रखी हो वेव की, तो हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं? लेकिन उससे पहले आर्ग्यूमेंट के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और आर्ग्यूमेंट के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करो इसको। ई नॉट साइन 1.57 इंटू 10 की पावर 7 एक्स माइनस 1.57 इंटू 10 की पावर 7 सी टी। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे वेव की, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आप सोच रहे होंगे भाई ओमेगा टी माइनस के एक्स पढ़ा था हमने, अरे कोई बात नहीं, पाई का फेज आ गया ना, क्या फर्क पड़ रहा है, वेव पड़ी हुई ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, अगर मैं x के मल्टीप्लिकेशन को कंपेयर करूं, के मने प्रोपिगेशन कांस्टेंट, क्या इसमें वेवलेंथ छुपी होती है? तो इससे मुझे वेवलेंथ हासिल होगी 2 पाई बाय 1.57 इंटू 10 की पावर 7, तो वेवलेंथ ही लिया हो ना, बस बहुत है। तो 2 पाई 3.14 बटे 1.57 इंटू 10 की पावर 7,
4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्या बन गया ये? 4000 एंगस्ट्रॉम। बन गया नहीं बन गया? अब स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, आइंस्टीन इक्वेशन लगा दो, 12400 बटे 4000 माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.1। क्या ये 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हटा दो, क्या ये 1.2 वोल्ट? ठीक है जी, समझ में आएगी? अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें आपका मैक्सिमम पार्ट हो चुका है भाई। इसमें ना एक डिस्टेंस वाले यानी फोटो सेल और सोर्स के बीच की डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कल हो जाएंगे अपने। यूं मान के चलिए कल अपना फोटो इलेक्ट्रिफाइड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कल अगर खत्म हो गया टाइम पे तो कल ही मैटर वेव भी चालू हो जाएगी। तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो आज सारे करने हैं आपको, बहुत सारे, ठीक है ना? मैं बता देता हूँ आपको। बिगनर बॉक्स 2 आराम से करना, तसल्ली से एक एक लाइन को पढ़ के वैल्यूज लिखना, सारे हो जाएंगे, चिंता मत करना, ठीक है ना? बिगनर बॉक्स 2, बिगनर बॉक्स 2 के अंदर, बिगनर बॉक्स 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़कर सारे, बिगनर बॉक्स 2 कंप्लीट बाय लिविंग सेकंड क्वेश्चन, बिगनर बॉक्स 2 कंप्लीट बाय लिविंग एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 28, क्वेश्चन नंबर 1 to 28 by leaving 11, 17 and 24, 11, 17 इन तीन को छोड़कर सारे। थर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 15, थर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 15। सेकंड एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 29, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 44। ओके, ये सारे कर लेना आराम से, तसल्ली से, ठीक है भाई? आराम से करना, करके आना। और फिर जैसे अपना कल फोटो इलेक्ट्रिफाइड खत्म होएगा, कल रेस और क्रॉप भी कर डालना, सुन रहा ना? कल से रेस और क्रॉप भी करने अपने को, ठीक है जी? ओके, हैव अ नाइस टाइम। ऑनलाइन वालों को लॉग आउट, आप लोग फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, इनको लॉग आउट कर दूं मैं। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी मैं बाय बाय कह दूं, रुखसती का वक्त आया है, कल फिर मिलेंगे